तो आप सभी साथियों को नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आशा करता हूँ कि आप बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही साथ बैंक जाने की भी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज सुबह-सुबह मतलब एक झटका लगा कि यूट्यूब से मेल आया और हमारे जो बैंकिंग ज्ञान केंद्र चैनल को यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन के वायलेशन का हवाला देते हुए सस्पेंड कर दिया। तो आपको यूट्यूब पर सारे वीडियो जो देखते थे आप लोग वो नहीं दिख रहा होगा। यूट्यूब चैनल रिमूव कर दिया गया यूट्यूब के द्वारा। तो यूट्यूब का जो पॉलिसी गाइडलाइन के वायलेशन का हवाला दिया, लेकिन जहाँ तक मेरी विवेक और समझ कहती है कि हमने किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिसी गाइडलाइन का वायलेशन नहीं किया। तो मैंने अपील की है और बहुत जल्द चैनल वापस आ सकता है। मतलब एक संभावना है कि चैनल वापस आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑनेस्टली चैनल पे काम किया है। एक पर्टिकुलर कोर ग्रुप को लेकर जो है मतलब अच्छे कार्य को निशाना लगाते हुए मंजिल पर जाने के लिए, हमारे साथियों के लिए मदद करने के लिए चैनल बनाया था कि बैंकर साथियों को सही तरीके से पॉलिसी गाइडलाइन की समझ हो, सरल भाषा में समझ पाएँ, अपने जीवन को जो है आगे इस करियर में अच्छे मजबूती से बनाएँ, उसके लिए हमने चैनल बनाया था। लेकिन चूँकि यूट्यूब कुछ भी कर सकता है, उनका माध्यम है, तो हमने अपील की है। अपील में समय लगेगा, 2 से 3 दिन ऐसा लिखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है 2 से 3 दिन में उसका जवाब आ जाए। ये लग सकता है 7 दिन, 8 दिन, महीना भर भी लग सकता है। सदन कुमार जी नमस्कार कर रहे हैं और बाकी और भी साथी जो हैं वो गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। अजय कुमार जी डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए 2 रास्ते हैं, या तो चैनल जो है वापस आ जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें एक आपके व्यूअर बेस बन बन चुका है, 50,000 से ज़्यादा लोग थे और चैनल मोनेटाइज़ भी था। दूसरा, अगर चैनल वापस नहीं आता है, तो फिर से क्रिएशन करेंगे नए चैनल में, काम जारी रहेगा वैसे ही जैसे पहले था। तो एक अच्छी बात ये है कि कल 2 घंटे का सेशन था और 2 घंटे के सेशन के बाद जो है मैं उस वीडियो को अपलोड करने जा रहा था और उसी बीच जो है मैं अपलोड लगा के सोने चला गया। लेकिन सुबह 1 डेढ़ बजे का मैसेज है जिसमें ये लिखा है कि आपके चैनल को रिमूव कर दिया गया। तो देखते हैं आप लोग की दुआएँ काम आएँगी और जो हमारा मेहनत है और सच्चे रास्ते पे चलकर जो हमने मेहनत किया वो ज़रूर उसका लाभ मिलेगा। ऐसी मेरी जो है आशा है और अपेक्षा है, और नहीं भी होगा तो हम लोग तो हैं ही हैं, हम फिर से क्रिएट कर लेंगे वो सारी चीज़ों को फिर से पढ़ा देंगे। चलिए, तो एक बात तो ये है कि जितने सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे लगे थे वो आपके मोबाइल ऐप पर हैं, मोबाइल ऐप पर पढ़ सकते हैं आप। और मोबाइल ऐप किसी का अगर नहीं चल रहा है तो आज शाम को सेशन में मदद कर दूँगा मैं, मोबाइल ऐप किस तरह से पढ़ेंगे। क्योंकि यूट्यूब थोड़ा आसान था पढ़ने के लिए, तो आप लोग यूट्यूब से पढ़ते थे। मोबाइल ऐप अब भी सीख जाएँगे तो उसमें भी अच्छा लगेगा। तो आज हम एक आधे घंटे का सेशन जल्दी फटाफट हम पढ़ेंगे कॉइनेज एक्ट के बारे में। कॉइनेज एक्ट 2011 में आया था और इसके इम्पोर्टेंट्स क्या पहलू हैं, जिसमें क्या चीज़ हमें जानना चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वरुण जी कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है, ज़रा कोई साथी ज़रा बता दें मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? नेहा जी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? रविंद्र जी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? ऑल गुड सर। बहुत बढ़िया अजय जी, ठीक है। तो अजय जी ने कह दिया ऑल गुड, तो ऑल गुड हो जाएगा, चैनल वापस आ जाएगा, मुझे तो पक्का भरोसा है। नहीं आया तो चैनल दोबारा बना देंगे, है ना, दोबारा बना लेंगे। चलिए, तो आज पढ़ेंगे हम कॉइनेज एक्ट 2011। ये क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं, नया है हमारे लिए। है तो 2011 में आया था, लेकिन हम लोग जो है कॉइन से ज़्यादा डीलिंग नहीं करते हैं, तो इसके बारे में चीज़ें नहीं जानते। तो आइए आपको लिए चलता हूँ कॉइनेज एक्ट 2011 के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तो कॉइनेज एक्ट जो है 2011 में आया था और ये, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरबीआई जो है करेंसी नोट नए छापता है, नए प्रिंट करता है और उसके लिए उसको प्रोविज़न किया गया, प्रावधान रखे गए हैं अंडर द एक्ट आरबीआई एक्ट 1934। तो जिस तरह आरबीआई जो है करेंसी नोट
छापने का प्रावधान है आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार। ठीक उसी तरह जो कॉइन्स है, कॉइन्स जो है वो कॉइनेज एक्ट 2011 के एक्ट के तहत जो है उसको अ, बनाया जाता है और इशू किया जाता है। तो कॉइन जो इशू करता है वो गवर्नमेंट इशू करता है, करेंसी नोट जो इशू करता है वो आरबीआई इशू करता है। तो इतना तो आप अभी समझ लीजिए कि जो करेंसी नोट्स 1 रुपए से ऊपर के करेंसी नोट्स है जो आरबीआई इशू करता है, और 1 रुपए का नोट और जो कॉइन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। जैसा कि पहले भी आप लोग जानते होंगे, एक 1 रुपी जो नोट है उसमें वित्त सचिव जो है साइन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और 1 रुपए से ऊपर जो है आरबीआई के गवर्नर साइन करते हैं। तो अभी हम लोग ये जान पाए कि करेंसी नोट प्रिंट करता है आरबीआई अंडर एक्ट आरबीआई एक्ट 1934, और कॉइन्स जो है बनाए जाते हैं, मिंट किए जाते हैं अंडर एक्ट कॉइनेज एक्ट 2011। तो ये कॉइनेज एक्ट के बारे में आपका ये इम्पोर्टेंट है 2011 में। और आगे हम पढ़ेंगे कि जो कॉइनेज एक्ट है 2011 में बहुत सारे उसके पहले नियम थे, लॉस थे, जिसके आधार पर कॉइन मिंट किए जाते थे, बनाए जाते थे। उनको मिलाकर एक महत्वपूर्ण कॉइनेज एक्ट बनाया गया, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे और जानेंगे कि कॉइनेज एक्ट में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, किसी सिक्के को के बारे में किस तरह की चीज़ें बताई गई हैं, जिसको सिक्का निर्माण अधिनियम कहते हैं। मतलब कॉइनेज एक्ट का मतलब होता है सिक्का निर्माण अधिनियम 2011। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। सिक्का अधिनियम 2011 के पॉलिसी में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1934 का जो भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट है उसके अनुसार जो है करेंसी प्रिंट करता है, और भारत सरकार भारत में सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार सिक्का बनाता है जो पूरे देश में लागू होता है। तो ये सिक्का अधिनियम ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति सिक्का लेने से मना नहीं कर सकता है, जिस व्यक्ति ने मना किया उसको कानूनी सजा हो सकती है। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सिक्का जारी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, मिनिमम सिक्का कितना हो सकता है, अधिकतम सिक्का कितना हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है कॉइनेज एक्ट में दी गई हैं। धीरे धीरे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक साथी जो हैं अभी आपका आपका शायद ऑडियो वगैरह गड़बड़ होगा, बट यहाँ सब ठीक है। तो कॉइनेज एक्ट जो है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कॉइनेज एक्ट से पहले बहुत सारे एक्ट थे, जैसे द मेटल टोकन एक्ट 1889, द कॉइनेज एक्ट 1906, द ब्रॉन्ज कॉइन लीगल टेंडर एक्ट 1918, द करेंसी ऑर्डिनेंस 1940, स्मॉल कॉइन ऑफेंस एक्ट 1971। ये सारे एक्ट को मिलाकर एमलगमेट कर दिया गया और फिर नया एक्ट आया गया, और उस एक्ट का नाम आया द कॉइनेज एक्ट 2011, 2011, सिक्का अधिनियम, सिक्का निर्माण अधिनियम 2011। इन सभी को एमलगमेट करके एक अधिनियम बनाया गया जिसको सिक्का अधिनियम 2011 का नाम दिया गया, और ये सारे पहले के जो एक्ट थे उनको खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और ये नया अधिनियम आया। तो ये जो सिक्का अधिनियम में देखिए, हु हैज द पावर टू स्टैब्लिश एंड एबोलिश मिंट। तो सिक्का अधिनियम, सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के अनुसार गवर्नमेंट को अथॉरिटी है कि वो सिक्का बना सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, और फिर उसको एबोलिश भी कर सकता है किसी भी सिक्का को। ये किसको है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी है। So under the act, the government has the authority to establish a mint at any place which may be managed by it or by any other person upon whom the purpose is developed. And second है abolish any mint। तो भारत सरकार को ये अथॉरिटी है कि वो सिक्का जो है बना सकता है और उसका मैनेज प्रबंधन करेगा, और फिर उसको एबोलिश भी कर सकता है, मिंट भी कर सकता है, उसी मिंट को एबोलिश भी कर सकता है। Can the government of India take the assistance of any foreign country in making up coins? बोल रहा है कि क्या भारत सरकार सिक्का बनाने के लिए किसी फॉरेन कंट्री की मदद ले सकता है, सहायता ले सकता है? यस, गवर्नमेंट ले सकता है। यस, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन
within the country or a government of any foreign country to make coins whensoever it is of the opinion that it is indispensable for the public interest so to do. Even coin can be made abroad and imported into India. तो भारत सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो मदद ले सकती है किसी भी दूसरे विदेश से किसी भी सरकार से मदद ले सकती है कॉइन बनाने में, और वहाँ से कॉइन बना के उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखना होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये जो है किया जा सकता है। What is the specifically prohibited under the Coinage Act 2011? तो इसमें क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित है कॉइनेज एक्ट में, ये दिया गया है। कॉइनेज एक्ट में जो जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, इनमें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी हम यहाँ क्या क्या चीज़ें मना की गई हैं, प्रोहिबिशन है, उसको देखेंगे। कि जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भी व्यक्ति सिक्के को पिघलाकर नष्ट नहीं कर सकता, उसका अधिकार नहीं है। अगर सिक्के को पिघलाकर नष्ट कर रहा है तो वो अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। कोई भी व्यक्ति सिक्के के स्थान पर किसी धातु किसी दूसरे टुकड़े का उपयोग नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति सिक्के का उपयोग विनिमय के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं कर सकता। मतलब सिक्के का उपयोग सामान के एक्सचेंज में कर सकता है, उसके अलावा दूसरी जगह नहीं कर सकता। ज़रूरत से ज़्यादा कोई सिक्का इकट्ठा नहीं कर सकता है, और सिक्के की फेस वैल्यू से अधिक उसको वैल्यू नहीं दे सकता। सिक्के की वैल्यू है 1 रुपये, उसको 2 रुपये नहीं मांग सकता है ना। भारतीय सिक्के को पिघलाकर या किसी उसको परिवर्तित कर किसी अन्य काम में उपयोग नहीं कर सकता है। तो सिक्का अधिनियम में बहुत सारी चीज़ें ये दी गई हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो शिक्षा अधिनियम 2011 के 5(a) के तहत उसमें जो है, अगर कोई सिक्के को काटता है या उसका कुछ परसेंटेज हटाता है, क्षरण करता है, तो उसमें जुर्माना लगाया जाएगा, उसमें पेनल्टी का प्रावधान है। चलिए, तो ये चीज़ें आप लोग जो हैं इसमें जान पाए। जैसे कि लिखा है, यूज ऑफ एनी मेटल पीस वेदर मेटल प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड एज ए कॉइन। जो चीज़ें मैंने हिंदी में बताया वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। कुल मिला के इतनी सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं। अब आते हैं, व्हाट आर द मेजर्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव द सप्लाई ऑफ कॉइन्स। The various mints in the country have been renovated and upgraded to accelerate their production capacity. Government has, in a recent accord, undertaking to import coin to augment of indigenous production. Notes in denomination of ₹5 have been reinstated, which can be adjust the supply of coin. तो ये कुछ मेजर्स इम्प्रूव किया है सप्लाई ऑफ कॉइन्स के लिए, कि 5 रुपये डिनोमिनेशन के नोट जो है वो रिनस्टेट किया गया है ताकि कॉइन्स की मांग बढ़े। बाकी ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। हाँ, तो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट होगा कि सबसे जो सिक्का जो होगा वो कम से कम कितने रुपए का सिक्का होगा और अधिक से अधिक कितने रुपए का सिक्का होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा देखते हैं कि इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड द बेसिक यूनिट ऑफ इंडियन करेंसी वाज 1 रुपी। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद की अवधि में जो इंडियन करेंसी था वो बेसिक यूनिट 1 रुपये था, उसका बेसिक यूनिट 1 रुपये था। इतने सारे सिक्के देख रहे हैं, है ना अजय जी, इतने सारे पहले वो सिक्के आते थे, 10 आना, 8 आना, है ना। और फिर उसके यस बाद सर, यूज भी किया है। यूज भी किया ना। 16 आना, 16 आना मतलब 1 रुपया, है ना। तो 1 रुपया जो है वो बेसिक यूनिट था, और जो डिवाइड था 16 आने में, या 64 पैसा या 64 पीस, है ना, 64 पीस में, और पैसा जो है उसको बोला जाता था। सबसे लोएस्ट डिनोमिनेशन जो था वो हाफ पैसा, जो अभी डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर ये पुराने सिक्के दिख रहे होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं 1 रुपया, आधा रुपया, क्वार्टर रुपया, 2 आना, 1 आना, हाफ आना, 1 पैसे कॉइन। तो इतने सारे कॉइन्स थे।
अभी जो रिसेंट कॉइनेज एक्ट है, रिसेंट कॉइनेज एक्ट में अभी जो है वो किस तरीके से चीज़ों को रखा गया है ये हम अभी पढ़ेंगे। इसमें लिखा है द कॉइनेज वाज हियर इन 1957 एंड द 16 आना एंड 64 पीस वेयर रेंडर अब्सोल्यूट एंड फ्रॉम हियर द टर्म पीसेस चेंज टू पैसा एंड 1 रुपी वाज डिवाइडेड टू 100 पैसा। दिस इज कॉल्ड डेसिमलाइजेशन ऑफ कॉइनेज। पहले 64 पैसे के हिसाब से था, अब उसको 1 रुपये को 100 पैसे के रूप में किया गया 1957 में। ये जो है ये चेंज किया गया। अब जो अभी की स्थिति में 1 रुपया जो है वो मिनिमम कॉइन का है 1 रुपया, और मैक्सिमम कॉइन कितना है अजय जी? मैक्सिमम कॉइन कितना रुपए का जारी कर सकता है? जैसे मैं सवाल वन पूछता हूँ। थाउजेंड सर। 1000 मैक्सिमम। जैसे करेंसी में मैक्सिमम करेंसी आरबीआई कितना जारी कर सकता है करेंसी में? मैक्सिमम। थाउजेंड सर, 10,000 सर। तो उसी तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछेगा कि मैक्सिमम कॉइन कितने रुपए का जारी कर सकता है, वो है 1000। और जो मिनिमम कॉइन्स जो जारी कर सकता है वो आपका 1 रुपये है, और स्मॉल कॉइन्स के रूप में 50 पैसे अप टू 50 पैसे स्मॉल कॉइन्स भी कहते हैं। आगे डिटेल दिखेगा। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक द असिस्टेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री? हाँ, यस ले सकता है। ये तो फिर रिपीट हो गया वही चीज़। और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो है कॉइनेज एक्ट का देख लेते हैं। कॉइनेज एक्ट पूरे ऑल इंडिया में लागू है, जम्मू कश्मीर स्टेट में भी लागू है। Coin means any coin which is made of any metal or any other material stamped by the government of India and other authority empowered by the central government। तो ये कॉइन का मतलब होता है एक मेटल से बनाया हुआ, एक धातु से बनाया हुआ सिक्का है जिस पर एक स्टैम्प होता है भारत सरकार का, या भारत सरकार ने जिसको शक्ति दी है इस अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनका ये स्टैम्प लगा रहता है, तो वो कॉइन कहलाता है। मेटल जो है वो बना रहता है, मेटल एलॉय गोल्ड्स, बेस मेटल, सिल्वर, एनी अदर मटेरियल जो है उसको प्रिस्क्राइब करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसको यूज़ करता है कॉइन बनाने के लिए। चौथा पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एथोराइज कर सकता है कॉइन बनाने के लिए, सिक्का बनाने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट जो है उनको, या फॉरेन कंट्री को भी इसकी परमिशन दे सकता है, उनसे मदद ले सकता है, आउटसाइड बाउंड्री ऑफ इंडिया भी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोविज़न दिए गए हैं अंडर सेक्शन 4 ऑफ कॉइनेज एक्ट 2011 में। और क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित की गई हैं हमने पहले उसको देखा है। तो कॉइन जो लीगल टेंडर होगा, लीगल टेंडर होगा कॉइन एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन 1 रुपी। 1 रुपये का जो डिनोमिनेशन है, मिनिमम अमाउंट 1 रुपया, मैक्सिमम अमाउंट 1000, ये है आपका लीगल टेंडर। तो कॉइनेज एक्ट 2011 ये बताता है कि कॉइन कोई लीगल टेंडर होगा, ये अंडर सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि कोई भी 1 रुपी का जो कॉइन है वो मिनिमम कॉइन रुपीस होगा 1 रुपी, और मैक्सिमम जो होगा 1000 रुपीज। सो ए कॉइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन 1 रुपीज फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। तो मिनिमम 1 रुपीज, मैक्सिमम 1000 रुपीज। फिर आगे कहता है ए हाफ रुपी कॉइन फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज। ये हाफ रुपी कॉइन मतलब 8 आना हाफ रुपी कॉइन, और मैक्सिमम 10 रुपीज। एनी अदर कॉइन फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1 रुपीज। तो ये लीगल टेंडर हैं। आगे हम इसको और डिटेल तरीके से देखेंगे, उसको मैंने समझाया है कि किस तरीके से इसको समझेंगे। तो अभी तो ये समझिए कि मिनिमम जो 1 रुपी कॉइन है वो 1 रुपये होगा जिसको रुपी कॉइन कहते हैं, और मैक्सिमम 1000। और 1 रुपये से जो नीचे होते हैं उन्हें जो है जो 50 पैसे तक के जो कॉइन होते हैं, हाफ रुपी तक के कॉइन होते हैं, उनको स्मॉल कॉइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल कॉइन्स कहते हैं। ए पर्सन कटिंग एंड ब्रेकिंग कॉइन अंडर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए ऑफ द सेक्शन 5 shall पे द कॉइन इक्वल टू द फेस वैल्यू।
अगर कोई व्यक्ति किसी कॉइन को काट रहा है, तोड़ रहा है, तो उसको पे करना पड़ेगा, उसी कॉइन के रुपए के वैल्यू तक जुर्माना लग जाएगा। अंडर सेक्शन 9 ऑफ कॉइनेज एक्ट 2011 सेज दैट if any person authorized by the government believe that the coin is counterfeit, he shall by himself or through any another person cut or break the coin, and the tenderer bearer shall bear the loss caused by such cutting or breaking। अगर कोई सिक्का नकली है, गलत धातु से बनाया गया है, या उसको तोड़ा गया है, ब्रेक किया गया है, तो जो बियरर है, टेंडर है, उसका लॉस वही भरेगा। ये बात कही गई है। नौवा, नो पर्सन शैल यूज एनी मेटल पीस एज ए कॉइन। कोई भी व्यक्ति कोई भी मेटल उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है जो भारत सरकार ने जारी किया, उसके अलावा कोई भी दूसरा चीज़ें जारी नहीं कर सकता है। जो हमने फिर जो प्रोहिबिशन दिए गए थे, उसको प्रोहिबिट किया गया था, उसमें हम लोग देखे हैं कि कोई भी व्यक्ति उसको मेल्ट नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, एक जगह बहुत सारे इकट्ठा नहीं कर सकता है, या वस्तु विनिमय के अलावा कहीं दूसरी जगह प्रयोग नहीं कर सकता है। तो अभी दो चीज़ें महत्वपूर्ण जाने हैं। मिनिमम रूपी कॉइन जो होगा वो 1 रुपये का होगा, मैक्सिमम 1000 का होगा। 50 पैसे से कम के जो सिक्के होंगे उनको स्मॉल कॉइन्स कहते हैं। और अब नो पर्सन, इसको कोई भी उसको तोड़ नहीं कर सकता, कुछ नुकसान नहीं कर सकता, उसके लिए जुर्माना है। नो पर्सन सेल परचेज एनी मेटल कॉइन वेदर इन द मोल्टन स्टेट और इन सॉलिड स्टेट। मतलब ये उसको रख नहीं सकता है, अधिक उसको तोड़ के चेंज करके उसको अपने पास रख नहीं सकता। नो पर्सन सेल परचेज एनी कॉइन इन डिस्ट्रॉयड एंड म्यूटिलेटेड स्टेट। तो कोई भी व्यक्ति उसको डिस्ट्रॉय करके रख नहीं सकता, म्यूटिलेटेड नहीं रख सकता, बहुत सारे एक्सेस जो है उसको एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकता। ये बात ये कही गई है। तो ये भी हमने देख लिया कि कौन कौन से एक्ट को मिलाकर जो है कॉइनेज एक्ट बनाया गया, ये भी देख चुके थे। अभी जरा एक क्वेश्चन आंसर करते हैं। इनमें अभी तक के हम कॉइनेज एक्ट में चीज़ें हम देख पाए हैं कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। 1 रुपी जो नोट है और कॉइन्स है, भारत सरकार जारी करता है। 1 रुपये से अधिक के जो नोट हैं वो आरबीआई जारी करता है। 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी नोट और कॉइन्स में भारत सरकार के जो वित्त सचिव वो जारी करते हैं, उसमें साइन होते हैं। और 1 रुपये से ज़्यादा जो करेंसी नोट होते हैं उसमें आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। मिनिमम कॉइन जो है वो 1 रुपये का जारी होगा, अधिकतम जो है 1000 रुपये का कॉइन जारी हो सकता है। 50 रुपये से कम के जो कॉइन्स होते हैं उनको स्मॉल कॉइन्स कहे जाते हैं। अब कुछ आपके पास क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, कॉइन्स एबव व्हाट अमाउंट आर कॉल्ड रूपी कॉइन्स इन इंडिया। चलिए आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि कॉइन्स कितने राशि के ऊपर के जो कॉइन्स होते हैं उनको रूपी कॉइन्स कहते हैं। एक रूपी, रुपये का। तो 1 रुपये। कहते हैं 1 रुपये का जो है उसको रूपी कॉइन्स बोलते हैं। कॉइन्स एबव व्हाट अमाउंट आर कॉल्ड रूपी कॉइन्स इन इंडिया, ये 1 रुपी हो गया। 1 रुपये का जो है रूपी कॉइन्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011, कॉइन्स कैन बी इशूड अप टू व्हाट डिनोमिनेशन। सिक्का 1000। अधिनियम 2011, 1000 सर। 1000 सिक्का अधिनियम, सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के अनुसार अधिकतम किस डिनोमिनेशन का सिक्का जारी किया जा सकता है। तो आप लोग सही पढ़े हैं, वो है वो 1000 रुपये के सिक्के जारी कर सकते हैं। हाउ मैनी प्रिंटिंग प्रेसेज आर देयर इन इंडिया टू प्रिंट द सप्लाई द बैंक नोट्स। बैंक नोट्स आरबीआई जारी करता है। और बैंक नोट्स कौन से आरबीआई जारी करता है? 2 रुपये या उससे ज़्यादा के बैंक नोट्स आरबीआई छापता है। और वर्तमान में कितने चार। प्रिंटिंग प्रेस हैं? 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं। 4 प्रिंटिंग प्रेस में एक है देवास मध्य प्रदेश में, एक है नासिक जो है महाराष्ट्र में,
और एक है आपका, एक सेकेंड, एक है मैसूर कर्नाटका में, और एक है सालबोनी इन वेस्ट बंगाल। तो ये 4 जगह इनके प्रिंटिंग प्रेस हैं जहाँ से ये नोट प्रिंट होते हैं। अगला सवाल है, हाउ मेनी डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन्स आर देयर इन सर्कुलेशन? कितने प्रकार के कॉइन्स अभी सर्कुलेशन में हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के। अभी कॉइन्स जो हैं सर्कुलेशन में कितने प्रकार से हैं ये पूछा गया है। तो ज़्यादातर आपकी शाखाओं में कॉइन्स तो होते नहीं होंगे, करेंसी चेस्ट वगैरह जो डील करते हैं उनके पास होंगे, लेकिन फिर भी आपको अगर मालूम है तो आप बता दीजिए। अभी जो सर, 4। कॉइन डिनोमिनेशन होते एक। हैं 5 प्रकार के, 5 प्रकार के हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। तो ये 5 प्रकार के अभी जो हैं कॉइन जो हैं सर्कुलेशन में हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया। मैक्सिमम कॉइन जो है आपको 1000 रुपीज़ का कर सकते हैं। स्मॉल कॉइन मीन्स, यहाँ स्मॉल मीन्स लिखा है, मतलब स्मॉल कॉइन्स का मतलब क्या है? स्मॉल कॉइन्स का मतलब है ऐसे कॉइन्स जो कितने पैसे से कम हो? 50 अप पैसे टू से 50। कम। 50 पैसे से अच्छा। कम होते हैं उनको स्मॉल कॉइन्स कहते हैं। और ऐसे स्मॉल कॉइन्स की क्वार्टरली रिपोर्टिंग की जाती है आरबीआई को कि आपके यहाँ कितने स्मॉल कॉइन्स हैं। तो करेंसी चेस्ट इसका जो लिंक ऑफिस है उसको रिपोर्ट करता होगा। तो स्मॉल कॉइन्स मीन्स ऐसे कॉइन्स जो 50 पैसे से कम की वैल्यू के कॉइन्स हों और अभी आपके पास हैं तो उनको बोलते हैं स्मॉल कॉइन्स। तो आज के सेशन में हम लोग ये कॉइनेज एक्ट के बारे में जान पाए। इसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ है कॉइनेज एक्ट 2011 में कि मिनिमम 1 रुपी कॉइन्स 1 रुपये को कहते हैं और मैक्सिमम कॉइन्स 1000 रुपीज़। और स्मॉल कॉइन्स जो हैं 50 पैसे तक के स्मॉल कॉइन्स हैं। और थोड़ी सी जानकारी आप देख पाए हैं इसके बारे में कि क्या चीज़ें जो है पूछ सकते हैं। और कुछ हम लोग क्वेश्चंस बनाए थे, 4-5 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन अभी बीच में आए थे कॉइनेज एक्ट के बारे में। और वो 1000 वाला क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम कॉइन कितना बनाते हैं। तो मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाएंगे, वरना इतिहास के पन्ने आजकल पता नहीं कैसे छपते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि कोई छापता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी है। और अभी थोड़ी मुसीबत आई है हम लोग के लिए क्योंकि हमारा चैनल जो है सस्पेंड हो गया है। बट हमारा काम चलता रहेगा और चैनल को लाने का प्रयास भी रहेगा और नया चैनल बना के हम लोग डेली पढ़ेंगे भी। ये वीडियो मैं नए चैनल में अपलोड करूँगा, आप लोग को लिंक दूंगा, तो आप सहयोग करके इसको अपने अपने साथियों से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर पुराना चैनल आ गया हमारे पास तो सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड रहेंगे। अगर पुराना चैनल नहीं आया तो सारे वीडियो आपके मोबाइल ऐप में हैं, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक कि पॉलिसी गाइडलाइंस के वायलेशन का आरोप यूट्यूब हमारे ऊपर लगाया है, मैं उससे नकारता हूँ। हमने किसी भी तरीके के पॉलिसी गाइडलाइन का वायलेशन नहीं किया है। हमारा सारा कंटेंट खुद का बनाया हुआ है, आवाज़ हमारी खुद की है। न ही हम लोग कोई पॉलिटिकल व्यूज़ रखते हैं, न ही कोई एब्यूसिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, न ही किसी का कंटेंट यूज़ करते हैं, खुद बनाया हुआ कंटेंट है। न ही किसी का लोगो इस्तेमाल करते हैं, न ही किसी की कैपेसिटी का दुरुपयोग करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का पालन तो हमने किया है। और कोई गलत हमारे पास रिव्यू भी नहीं आया है या कोई ऐसा अलर्ट्स नहीं आया, मतलब जैसे होता है ना कि आपको वार्निंग मिल रही हो, ऐसा वार्निंग भी नहीं मिला। नहीं कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है हमको, और चैनल सीधे उठा के डिलीट हो गया। तो ये परिस्थिति है, ये चुनौती है। क्या लगता है आपको क्यों डिलीट हो गया होगा? कोई साथी बताना चाहेगा? हम्म। नेहा जी, कैसे हो गया होगा? हम्म। थोड़े जोर लगाने पड़ेंगे। इसके बारे जी में तो सर। सर कोई जानकारी नहीं है, हम्म। कैसे हो सकता है। कि मिस्टेक से भी डिलीट कर दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बहुत मेहनत से चैनल बनाए, 5 साल मेहनत से, रात दिन मेहनत करके चैनल बनाए, इतने अच्छे वीडियो। क्या होता है ना, एक ही अमेरिका, हाँ, एक ही मैं भारतीय। बताता हूँ कि क्या होता है। जो एक समय होता है ना, उस समय पे जो वीडियो बन जाता है दोबारा नहीं बन सकता वो। मतलब आज से 5-4 साल पहले जो वीडियो मैं बनाया हूँगा, वो भाव, वो सारी चीज़ें जो है
वो नहीं बन सकता दोबारा। तो इसीलिए वो बहुमूल्य होता है। इसीलिए बोलते हैं ना, इतिहास के पन्ने हमें सिखाते हैं। तो कोई बात नहीं। मैं हेलो तो हाँ। सर, मैं सदन बोल रहा हूँ। सदन जी बताइए। सर ये यूट्यूब में तो सर सपोर्ट करना चाहिए था यूट्यूब वाले को, कि जो है ये अच्छा वीडियो है, व्यूअर चल रहा है इसमें। तो बिल्कुल। यूट्यूब मेरे हिसाब से तो सर सपोर्ट करते हैं वीडियो बनाने वाले को। सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जी जी। यूट्यूब क्या है, एक तो ऑटोमेटिक तरीके से देखता है, और दूसरा अभी बहुत सारे आपने भी देखा होगा, बहुत सारे और भी यूट्यूबर हैं उनके चैनल डिलीट हो जाते हैं। हम्म। मेरे चैनल को सस्पेंड कर दिया गया है, जी टर्मिनेट जी। नहीं किया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब उसमें यही आरोप लगाया है, पॉलिसी गाइडलाइंस के वायलेशन का। कम्युनिटी गाइडलाइंस होते हैं ना इनके, कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो मुझे एक ऐसा लग रहा है, एक चीज़ थोड़ी समझ में आई है कि हमने उसमें जो अपने मोबाइल ऐप की लिंक साझा किए हैं, वो एक हम्म। वजह हो सकता है, मोबाइल ऐप, क्योंकि वो थर्ड पार्टी लिंक है, थर्ड पार्टी लिंक है। तो जी। वही एक वजह हो सकता है जिसकी वजह से वो डिलीट कर दिया है, कि हम कि यूट्यूब। 12 बजे से ही नहीं चल रहा था सर, आप क्लास जो ही बंद किए थे, तो मैं आपका जो है वो यूट्यूब देखना चाहा था, तो उस समय से ही सस्पेंड बता रहा था। एग्जैक्टली उसी समय जब मैं वो क्लास खत्म किया हूँ और जी उसको जी। डाउनलोड में लगाया, तो मैं सोचा सुबह तक, सुबह अब ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। बट सुबह आप लोगों का मैसेज आया बहुत सारे, मतलब मैं तो शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, तकरीबन 100 से ज़्यादा मैसेज आए हैं, नहीं शुभकामनाएं। सर, इतनी भलाई, इतनी अच्छी काम सर। एक तो सर आप जो है हमारे बैंकर साथी जो भी हों उसमें हम भी इंक्लूड है। तमाम बातें जो है सर ऐसे पढ़ के बहुत सारी बात को निकालना पड़ता है। और आप जो है मेन मेन पॉइंट को सर जो है यह करते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंकर साथी के लिए बहुत बड़ी ये सर धक्का है। और हम लोग सर सोचेंगे इसके बारे में, जो भी अपने लेवल से हो सके। हालांकि सर आप काफी जानकार आदमी हैं इसमें तो सर, है ना, लेकिन फिर भी हम लोग को भी अपना फर्ज है कि जहां तक हो सके सर, है ना, ये करेंगे कि दोबारा सर यूट्यूब से यह हो हाँ, जाए। मेरे लिए तो बहुत झटका है, मैं बहुत मेहनत हाँ। करके इतना बनाता हूँ, वो भी आप लोग को मदद मिलेगा, और जी। सरल बैंकिंग होगा। तो मुझे भी दुख लगा, और एक मतलब मानव होने के नाते दुख तो लगता है। बट फिर मैंने सोचा कि दो तरीके हैं, या तो चैनल के लिए प्रयास करेंगे, नहीं तो हमारा काम तो रुकेगा नहीं, डेली हम उसी तरह पढ़ाएंगे, क्योंकि 365 डेज हम पढ़ाने में, मतलब मैं उसमें ये रखता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ भाई, 365 दिन पढ़ेंगे और फिर से क्रिएट करेंगे। और जो वीडियोस अभी यूट्यूब पे थे, वो वीडियोस मेरे पास हैं। अगर चैनल आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से उसको धीरे धीरे अपलोड करेंगे। बस यही होगा कि थोड़ी सॉर्टिंग हो जाएगी, जो जो लेटेस्ट अपडेट वीडियोस हैं वही आएंगे, और जो पुराने वीडियो हैं वो उनको छोड़ देंगे। तो इस उसमें तरीके सर से। कुछ प्रमोशन प्रमोशन एग्जाम में भी जो आया हुआ था सर, उसमें भी था। हम्म। वो भी सर सारे को यह कर दिया है। सर हम सारे लोग को जो एप्स जो है सर, एप्स में जो सर है, तो उसको सर चालू अभी सर समय लग जाएगा। नहीं नहीं, समय नहीं लगेगा, आज हो जाएगा शाम तक सभी का, जिनका जिनका देखिए, वैसे तो 95% लोगों का ऐप चल रहा होगा। कुछ कुछ लोगों जी का टेक्निकल इशू होगा, मैं उसको देख लूंगा, व्हाट्सअप मैसेज कर दे रहिएगा। जिनका जी। जिनका जी। जिम्मेदार है मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा, आज शाम तक 9 बजे तक रिजॉल्व हो जाएगा। मेरा शुरू से ही नहीं चला है सर, मैं नहीं, जब से जुड़ा हूँ शुरू से ही नहीं आपका चला कौन है। सा बैंक है सदन जी? आर्यावर्त बैंक सर। ठीक है, मैं कर दूंगा, आज हो जाएगा आपका, है ना, ओके आर्यवर्त सर। बैंक। ठीक है। हाँ हाँ, ओके सर, ओके सर। तो कल ही कोर्स नया लॉन्च किया था, तो उसमें ऐड कर दूंगा नए कोर्स में, ठीक है। जी जी। जी जी, चलिए फोल्डर तब बना आप। हुआ मैं देख रहा था सर, फोल्डर बना हुआ है सर उसमें। केवल हाँ, सर पेमेंट हुआ ये ऑन करना है सर, लॉग ऑन करना है उसमें सर। बहुत बढ़िया। तो मैं अपना खुद का भी और आप लोगों का भी हौसला अफजाई करता हूँ, कि गीत हो या गजल हो दोस्तों, बात सीधी हो या सरल हो दोस्तों, जिंदगी का अर्थ है जिंदा दिली, कुछ हंसी तो कुछ चुहल है दोस्तों। जिसने भी दी आपको बद्दुआ, उसको दो आप दुआ की, जिंदगी में वो सफल हो दोस्तों। और लाख मुश्किल पेश आए, पर चलो हो इरादा तो वो अटल हो दोस्तों। गीत हो या गजल हो दोस्तों, बात सीधी हो या सरल हो दोस्तों। तो लाख मुश्किल पेश आए, मुश्किल आई हमारे पास, पर हो आपके अंदर इरादा तो वो अटल हो दोस्तों। लाख मुश्किल पेश आए, पर चलो, अगर हो इरादा तो वो अटल हो दोस्तों। गीत हो या गजल हो दोस्तों, बात सीधी हो या सरल हो दोस्तों। हम लोग इसी तरह चलते रहेंगे।
सारी चीज़ें मेरे पास है, मेरे अंदर समाहित है, फिर से क्रिएट कर लेंगे और अच्छे तरीके से क्रिएट कर लेंगे इस जो अच्छे विश्वास के साथ। बैंक टाइम हो रहा है, सब लोग सदन जी बोल रहे हैं बैंक टाइम हो रहा है। चलिए, मैं तो तैयार ही हूँ, थोड़ी देर में मैं भी निकलूंगा, अभी 10 बजे। आप लोग भी तैयार होकर निकलिए। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए और शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने सर रहें। एक क्वेश्चन था, 2 सेकंड का टाइम सर। हाँ हाँ, प्लीज़। सर एक क्वेश्चन आया था कि जैसे गार्डनेसी ऑर्डर में हम्म। कोर्ट और बैंक का क्या रिलेशन होगा? बैंक होगा डेटर, कोर्ट होगा क्रेडिटर, जजमेंट क्रेडिटर होता है वो। जजमेंट क्रेडिट। और सर जजमेंट अगर ओनली क्रेडिटर ऑप्शन रहेगा तो? क्रेडिटर होता है वो। देखो क्या होगा कि हम्म। कस्टमर जज कस्टमर जो होगा वो जजमेंट डेटर हो जाता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ। और कोर्ट जो है क्रेडिटर हो जाता है, पैसा लेने का अधिकार कोर्ट को हो जाता है। और बैंक जो है डेटर ही रहता है। डेटर, अब जजमेंट डेटर, मतलब अब जो क्रेडिटर था बैंक में कस्टमर, अब वो डेटर हो गया, लेकिन जजमेंट डेटर हो गया, न्याय का देनदारी हो गया। तो उस कंडीशन में जो कोर्ट है वो क्रेडिटर हम्म। होता है। बट ऐसा ऐसा सवाल आज तक नहीं आया है, ये वाला सवाल। आया नहीं सर, एक क्विज था तो मैं वो क्विज लगाया था तो उसमें सर ये क्वेश्चन आया था। अब क्रेडिटर सर होता है। समझ नहीं आ रहा था, कभी पढ़ा लेकिन नहीं था तो। देखो, जब गारनेसी ऑर्डर आ जाता है तो कोर्ट जो है क्रेडिटर बन जाता है, ठीक सर। लेनदार बन जाता है। तो ऐसे आए तो आप क्रेडिटर ठीक करें। ठीक। ठीक है। ओके सर, थैंक चलिए, यू सर। फिर मुलाकात करेंगे शाम के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर।